एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? इन केस इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब पहले हमें बताना है कि कौन से का यूनिक सॉल्यूशन है, कौन से का नो सॉल्यूशन नहीं है, और कौन सी का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे सोल्व करना है, सॉल्यूशन का निकालने हैं उसके। अब देखो हिंदी में भी यही पढ़ देता हूं, कह रहे कि बताइए कि किस समीकरण के एक अद्वितीय रूप से एक हल है, या कोई हल नहीं है, या असीमित रूप से अनेक हल है। देखो तीन तरह के हल होते हैं ना, हमने 3.2 में सीखा था ना ये, कि किसी भी इक्वेशन के जो पेयर होता है, जो जोड़े होते हैं, दो इक्वेशन होती हैं, उन दोनों का या तो एक सॉल्यूशन होगा, या बहुत सारे होंगे, या फिर होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कैसे पता चलता है? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 ये करके, समझ गए। अब उसके बाद ना हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है इसको। अब देखो जरा, सबसे पहले हम वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला एक समझते हैं क्या होता है ये। देखो तो सबसे पहले याद रहे इसमें कि A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 इन तीनों का आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखो दो इक्वेशन होती है, कैसे होती है? मान लो एक इक्वेशन ऐसे होती है, माइनस में C इज इक्वल टू 0, A2 X B2 Y माइनस में C2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कोई भी इक्वेशन है, मान लो अगर ऐसे लिखी हुई है 2x प्लस 3y बराबर 4, तो आप इसको लाके 4 को इधर और इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो ये A1 B1 C1 हो जाता है, ऐसे ही A2 B2 C2 हो जाता है। ये तो पहले भी करवा रखे हैं, A1 B1 क्या होता है। अब बात समझो कैसे निकलता है सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा आपको। देखो फार्मूला आप रट सकते हो या बनाना सीख लो, और आसान है। देखो क्या करना है आपको, यहां पर देखो ढंग से देखना जरा, यहां पर x लिखना है, बीच में x लिखना है। अब देखो जरा यहां क्या लिखेंगे, b से स्टार्ट करेंगे, याद रखना B1 B2, इधर C1 C2। बात समझ में आई? अब देखो यहां बीच में y लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे A1 A2, A1 A2, और फिर दोबारा इधर क्या लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, B1 और B2। ये बात समझ लो, एकदम सिंपल सी है। देखो कैसे करना है, बीच में x लिखेंगे, इधर B1 B2, इधर C1 C2। अब देखो इधर तो पहले ही C1 C2 है, तो यहाँ पे बीच में y लिखेंगे, और B और C तो हो गया, क्या बचा A1 A2, और ऐसे ही फिर दोबारा बीच में 1 लिखेंगे और इधर B1 B2 लिखेंगे। ये लिख दिया। फार्मूला कैसे बनेगा, देखो जरा, आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहे, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा क्या, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके। बात समझ में? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और घटेगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जो करके जो आएगा। ऐसे ही इसमें इसके अपॉन, ये अपॉन में लिखेंगे x अपॉन ये, y अपॉन ये, y के अपॉन में क्या लिखेंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही 1 के अपॉन में क्या आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके। तो अगर ये चार्ट समझ में आया आपको, तो एक बात समझो, यहां से क्या निकल के आया फार्मूला, x अपॉन, x के अपॉन में क्या होगा, तो मैंने कहा B1 C2 होगा, B1 इंटू C2, इसका मतलब इंटू है, गुणा में है, और घटाएंगे, क्या घटाएंगे, B2 में C1 गुणा करके, B2 C1। ठीक, ऐसे ही आगे अब बराबर है, इक्वल में होगा क्या, y अपॉन, y के अपॉन में क्या होगा, तो y के अपॉन में ये होगा C1 इंटू A2, C1 A2 माइनस घटेगा क्या, C2 A1, C2 A1 हो गया। ऐसे इज इक्वल टू में 1 के अपॉन में क्या होगा, तो ये दिखा मैं A1 B2 माइनस में A2 B1। तो अब देखो आपको करना क्या है, या तो आप इसे बना लो सीधा, क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे और फिर सीधा इसकी और इसकी गुणा करके लिख दो, या फिर ये वाला फार्मूला पुट कर दो। दोनों में से कोई सा एक, देखो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, याद रहे। तो आप इसको लिख के करो सोल्व, या फिर डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करके करो। बात समझने वाली ये है कि इसको डायरेक्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये फार्मूला याद हो सकता है अच्छी तरह से तो बहुत अच्छा है, सीधा इसको कर दो। वरना आपको पहले ऐसे ही x के अपॉन में B1 B2 लिखना पड़ेगा, फिर C1 C2 लिखना पड़ेगा छाट के। A1 B1 C1 तो आप छाट सकते हो ना, वहां से छाट के B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 लिखना पड़ेगा। और ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर वही काम इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे x के अपॉन में, y अपॉन में इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे घटा देंगे, और 1 के अपॉन में इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे घटा देंगे।
तीनों को इक्वल रख के अब हमें x और y की वैल्यू कैसे निकलती है, तो एक बार x को इसके इक्वल रख देते हैं, एक बार y को इसके इक्वल रख देते हैं। कहने का मतलब एक बार x बराबर ये रख देंगे, मतलब ये और ये बराबर रख देंगे एक दूसरे के। तो देखो ये दोनों जब एक दूसरे के सामने रखेंगे तो सिर्फ x ही मेरे पास अननोन वैल्यू होगी, इन दोनों में सारी वैल्यू मेरे पास होंगी, a1 b2 b1 और ये a2 b2 सब है मेरे पास, सिर्फ x की वैल्यू नहीं होगी। और वैसे ही इसी केस में सिर्फ y की वैल्यू नहीं होगी, तो मान तो निकल आएगा इजीली। आपको सिर्फ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 छाट लेना है बढ़िया से, और छाट के पहले चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कोई तो सॉल्यूशन नहीं होगा तो फालतू में निकालने का कोई फायदा नहीं है। मान लो आप निकालना शुरू कर दो, बाद में जाकर आपको पता चलता है कि सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो इससे बढ़िया पहले आप चेक करें। और इसने कहा भी है कि पहले आप चेक कीजिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय मतलब क्या कि दूसरा हल ना कोई, एक ही हल हो, अद्वितीय हल है तो आप इसको हल कीजिए, वरना नहीं करना है। ठीक, तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। देखो ये फार्मूला लिख लेना अभी आप। देखो करना है, देखो सिंपल सी बात है, या तो इसे ऐसे बना लो या फिर याद रखने का भी बहुत आसान तरीका क्या। देखो x के अपॉन में ना सोचो b से शुरू करना है आपको। ठीक, तो अगर b1 लिख दिया तो साथ में c2 होगा, फिर अगली बार घटाएंगे तो फिर दोबारा b ही है, तो b2 c1, एकदम सिंपल है। x के अपोन में b1 c2 तो b2 c1, b और c वाले लेने हैं x के अपोन में। ठीक, ऐसे y के अपोन में c और a वाले हो जाएंगे, और उसके बाद 1 के अपोन में a और b वाले हो जाएंगे। और सिंपल वही है कि b अगर लिया है तो b1 c2 b2 c1, c1 a2 c2 a1, a1 b2 a2 b1। अगर ये फार्मूला याद नहीं हो पा रहा है तो ये तो कर ही लोगे आप कि x के अपोन में यहाँ पे लिख देंगे b1 b2 और c1 c2, फिर यहाँ पे a1 a2 और b1 b2, और ये y और एक बीच में लिखने हैं। या तो आप इसे समझ ले ढंग से, इसे याद रख ले, या ये फॉर्मूला याद रखना, दोनों में से एक याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, वैसे ही सोल्व करना है, पहले चेक करना है, उसके बाद अगर सॉल्यूशन है इसका यूनिक तो हमें निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तीसरा मेथड सीख रहे हैं हम, आपको पता हो तो, और एक ग्राफिकल जोड़ दे तो चौथा मेथड है ना। ये 4 विधि सीख चुके हैं अब तक, चौथा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जरा, पहले तो हमें क्या करना है, चेक करना है, तो उसके लिए a1 b1 छापना पड़ेगा। तो अगर ये पहली इक्वेशन है मेरी, नंबर दे दो इसको 1 इसको 2, तो अगर पहली इक्वेशन है तो a1 क्या है मेरा, a1 अपॉन a2 निकालो। जरा सिंपल है, a1 अपॉन a2 निकालना है आपको। या तो आप पहले छाट लो a1 b1 c1 a2 b2 c2, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो रेशो। तो a1 अपॉन a2 क्या है, तो a1 है आपका 1 अपॉन में 3। देखो a1 1 है और अपॉन में a2 क्या है 3, a1 अपॉन a2 निकल गया। ऐसे आप निकालोगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 क्या है माइनस का 3 और b2 माइनस का 9, b2 और b1 पता है ना, b1 और b2, a1 a2 c1 c2, सिंपल है तो। अच्छा जी, ये आ गया आपका 1/3, ये भी 1/3 आया। ठीक है, अब निकालते हैं c1 c2। देखो c1 अपॉन c2 क्या आया, c1 अपॉन c2, तो c1 है आपका माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2। अब जरा बताओ यहां पर क्या केस मिला मुझे कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। और अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा केस कब बनता है, जब आपकी दोनों लाइंस पैरेलल हो, जब दोनों रेखाएं समांतर हो। और समांतर रेखाएं हैं दोनों, इसका मतलब उनका कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब ये इसका कोई हल नहीं है। सिंपल सी बात है, जब हल ही नहीं है तो निकालना तो है नहीं, हमें निकालेंगे जब ना जब हल होगा, और वो भी जब एक हल होगा सिर्फ तभी निकालते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर मान लो ये तीनों ही इक्वल आ जाते, मान लो c1 अपॉन c2 भी यही आ जाता, अगर तीनों इक्वल आते तो क्या केस बनता है आपका, तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, संपाती रेखा होती है, तो उस केस में क्या होता है, असीमित रूप से अनेक हल होते हैं, तभी भी हल नहीं निकालते हम। हाँ, हल सिर्फ जब निकालेंगे जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय रूप से अनेक हल होगा। और वो कब होता है, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आए b1 अपॉन b2 के, यही इक्वल ना हो तब होता है यूनिक सॉल्यूशन आपका। समझ गए? तो ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें सोल्व करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका है ही नहीं सोल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन ही नहीं है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट लिखता हूं मैं। सेकंड पार्ट में दी है पहली इक्वेशन आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट जो है उसमें है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, एंड दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, हमें इसका चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन है या नहीं। देखो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन के लिए भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 करना पड़ता है, लेकिन याद रहे ये इधर आएगा तब c1 अपॉन c2 माना जाता है। समझना बात को, ये जो इक्वल टू के इधर होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी, क्या लिखी थी अभी, ऐसे होती है ना a1x प्लस b1y
और प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात, उसको बस आगे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देना इधर लाके। ऐसे इसको लिखोगे तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब उसके बाद हमें बस चेक करना है, तो हम चेक करते हैं। देखो पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या है आपका, देखो a1 है 2 और a1 2 है और a2 3 है, तो 2 अपॉन 3 हो गया। ऐसे ही निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 क्या है आपका 1 और ये b2 2। देखो ये इक्वल यहां नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं C1 अपॉन C2 निकाल लेता हूं। रीजन कि मुझे जब सोल्व करूंगा तो C1 और C2 की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं निकाल लेता हूं, वरना यहीं तो मुझे पता चल गया ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। इसीलिए तो मैं C1 अपॉन C2 निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करूंगा तो वहां पर मुझे C1 और C2 का वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखो C1 अपॉन C2 क्या आएगा, C1 है -5 और C2 है -8। हो गया, ठीक है, ये तो कट जाएगा आपका, तो 5 अपॉन 8 आ गया। अब देखिए यहां से मुझे साफ पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दीज लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इट मींस इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब लिखोगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, कहने का मतलब इसका अद्वितीय हल है। अब देखो अद्वितीय हल समझते हो, मतलब जिसके ऐसा दूसरा ना हो, अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल है। अब जब अद्वितीय हल हमें पता चल गया इसका है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा। देखो दो तरीके हैं, मैंने बताया ना, दोनों में से कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट वो फार्मूला लिख दो, या फिर आप x y1 ऐसे कर दो। मैं एक बार दोनों करके दिखाता हूं आपको, ठीक, समझो बात को। या तो आप ऐसे लिख दो, बीच में x, इधर b1 b2 c1 c2, ऐसे, यहां बीच में y bc हो गया, तो अब a1 a2, अब बीच में एक bca हो गया, फिर किसकी बारी है, b की, तो b1 b2, समझ गया। या तो आप ऐसे लिखे। अब उसके बाद यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो b1 b2 की, मतलब इसके नीचे अब इसकी b1 की वैल्यू रख दो, b1 की वैल्यू 1, b2 की 2, यहीं पर वैल्यू पुट करो। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। क्या डायरेक्ट फार्मूला, क्या मान लो ये नहीं लिखना चाहते आप तो सीधे फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या था, अभी मैंने बताया कि x अपॉन यही वाला कि b1 में c2 की मल्टीप्लाई होती है और घटता है b2 c1। बात समझना, जरा दोबारा समझो कि देखो, या तो फार्मूला याद हो, नहीं तो सिंपल सा मैथ लगाओ कि x के अपॉन में ना पहले मुझे b और c लिखना है, उसके बाद y के अपॉन में जब bc हो गया तो क्या बचा, a और bc हो गया, तो दोबारा क्या लिखेंगे, ca bc ca फिर a2, ऐसे लिखना है। वरना ये अगर आपको याद है ना ये वाला टेबल, तो आप सीधे फार्मूला बना सकते हैं ऐसे, क्या, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस में अगला काम b2 इंटू c1, माइनस करनी है लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू किसके होगा, y अपॉन, y के अपॉन में क्या लिखेंगे आप, c1 a2 माइनस c2 a1, हो गया। अच्छा आगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 के अपॉन में क्या होगा, तो a1 a2 सॉरी a1 और b2 और माइनस में a2 b1। अब देखना जरा क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा, या तो आप अब यहां पे वैल्यू भरेंगे b1 c1 और a2 b2 इन सब की, या फिर आप यहीं पर वैल्यू भर देते डायरेक्ट और सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है फार्मूला दोबारा से। समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये लिख दिया तो इसमें b1 b2 और c1 c2 a1 a2 इन सब की वैल्यू भर दो, और अगला स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट x अपॉन इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करके, या फिर आप ये लिख दो, यहां पर b1 c2 को मान भर दो। लेकिन ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, मेरे कहने का मतलब ये लिखो या ये लिखो, एक ही लिखो, उसके बाद तो बस b1 और इनका मान भरना है आपको। तो देखो x अपॉन में समझो, ध्यान से करना पड़ता है इसमें, वरना माइनस प्लस ही गड़बड़ होते हैं, आंसर गलत आ जाता है। देखो b1 क्या है आपका, तो आप समझो b1 कहां है, ये रहा, b1 है आपका 1, तो b1 है 1। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही हो तो पहले आप a1 a2 b2 मतलब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अलग से छाप ले रेशो निकालने से पहले, वरना यहां से भी क्लियर हो जाएगा। देखो a1 क्या है, 2 है, और a1 के सॉरी माफ करना, b1 क्या है, 1 है, और c2 गुणा में है, तो c2 क्या है, 8 है, c2 8 है या -8 है, आप समझने वाली बात है। देखो c2 तो माइनस का 8 ही है ना, तो याद रहे 1 गुणा में -8, यही मैं कहना चाह रहा हूं।
अगर आपको क्लियर ना हो ना तो आप पहले A1 B1 छाट लेना, क्योंकि देखो ये ना C1 अपॉन C2 कट गया माइनस से माइनस, लेकिन C1 तो माइनस का 5 ही है और C2 माइनस का 8 है, दिख रहा है ना, C1 तो माइनस 5 है और C2 माइनस का 8 है। ये बाद में इनका जो रेशो आएगा ना वो प्लस का आया है, C1 अपॉन C2 तो 5 अपॉन 8 है, लेकिन C1 की वैल्यू -5 है और C2 की वैल्यू -8 है, याद रखना। यहां देखो साफ साफ देखिए माइनस की वैल्यू है, तो 1 गुना -8 हो गया आपका B1 इंटू C2 माइनस में, ठीक, तो इधर करके लिखता हूं 1 गुना में माइनस का 8 हो गया आपका B1 C2 माइनस B2 C1। B2 क्या है 2 इंटू में C1 क्या है, तो C1 है आपका माइनस का 5, तो ये ध्यान देना कहीं प्लस का 5 मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू y लिखेंगे, अब y के अपॉन में क्या लिखेंगे आप, तो C1 A2, C1 क्या है माइनस का 5 इंटू A2 क्या है, तो A2 आपको दिख रहा है 3 है, घटेगा जब भी आप घटाए ना, याद रहे घटाए तो ये वाली ब्रैकेट जरूर लगा दें घटाते वक्त, क्योंकि पहले अंदर वाला सोल्व होगा फिर घटेगा। अब देखो घटाना है, क्या घटाना है C2 A1, C2 क्या है माइनस का 8 इंटू A1 क्या है 2, समझ में आई बात। ऐसे ही आपका 1 अपॉन, देखो 1 के अपॉन में क्या लिखना है आपको, तो 8 A1 B2, A1 है आपका 2 और B2 है 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो जरा समझ रहे हो ना, A1 B2, तो A1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू 2 है। ऐसे ही A2 B1, तो A2 है 3 और B1 है 1, तो माइनस में 3 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर ले, पहले नीचे वाला मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसको भी इसके इक्वल रखेंगे, इसको भी इसके इक्वल रखेंगे और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो x अपॉन, समझो जरा 1 इंटू माइनस का 8 -8 हो गया। देखो ये बाहर माइनस है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आप समझ सकते हो, ये बाहर तो माइनस है और अंदर वाला 2 को -5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे माइनस का 10 और चूंकि बाहर माइनस है तो प्लस का 10, एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब ये माइनस ऐसे लगे रहेगा, अंदर वाला माइनस का 10 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में -10, तो ये +10 ही तो माना जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट +10 लिख दिया। अब देखो जरा ऐसे ही ये y अपॉन, समझो -5 गुणा 3 माइनस का 15 -15, ये हो गया माइनस का 16 है ना, और बाहर माइनस है तो प्लस का 16, ठीक। ऐसे ही 1 अपॉन, अब देखो 2 दूनी 4 -3 एकम 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी इसका इक्वल करना है, इसको भी इसका इक्वल करना है। कैसे होगा, पहले और हल कर सकते हो चाहो तो, कि x अपॉन 2 y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 हो गया। अब देखो जरा इसको इसके इक्वल करो, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। याद रखना एक्स वाई की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी, जब सोल्व हो जाए ना आखिरी में आपके, तो आप एक बार x वाली को इसके इक्वल रखेंगे, एक बार y वाली को भी इसके इक्वल रखेंगे। यहाँ कुछ भी आए 1 अपॉन कुछ भी आए आपको कोई मतलब नहीं है, एक बार मैंने इसको इक्वल कर दिया, एक बार आप इसको इक्वल करेंगे, समझ रहे हो ना बात। अब इसको y अपॉन 1 को भी 1 अपॉन 1 के इक्वल करेंगे, तो यहां से तो सीधे x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आ गई, तो x y की वैल्यू आ गई, तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसका थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी, दोनों ऐसे ही है। आपको क्या करना है, पहले आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉल्यूशन चेक करने हैं कितने हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सोल्व करना है वरना नहीं सोल्व करना। तो बस ये आपके 2 पार्ट हो रहे हैं, वो भी कर लेना। देखो ये मेथड ना थोड़ा लेंथी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लगा, अब तक हमने जितने मेथड करे, तो सबका जवाब 99% बच्चों का जवाब एलिमिनेशन ही होगा। क्यों, कोई तो वो सबसे इजी है, सब्स्टिट्यूशन भी ठीक ठाक है, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत लेंथी है, और इसमें अगर थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी C1 A2 का मान भरने में, या इस माइनस बाहर लगाया है अंदर वाले का चिन्ह बदलने में, तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो याद रखना, जब तक आपको मेंशन ना करे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप मत करना इसको, कोशिश आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन हो तो कोशिश करना ना करना पड़े। इससे ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड फोर्थ अपने आप कर लेना आप इसका। क्वेश्चन 2 का आप देखो फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। कहने का मतलब कि किस वैल्यू के लिए a और b की किस वैल्यू के लिए जो फॉलोइंग पेयर है ना, जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस है। कुल मिला के a और b का वो मान बताना है, वो वैल्यू बतानी है, जिसके अगर पुट करें ना तो इन दोनों की सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आ जाए, मतलब असीमित रूप से अनेक हो जाए। क्या कह रहा है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब एक बात है सिंपल सी, आपको इतना तो पता ही है कि अपरिमित रूप से अनेक हल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं किसी भी दो पेयर के इक्वेशन के, कब,
जब हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालें और तीनों इक्वल आए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके इन्होंने कह रखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, अनेक हल हैं इसके, तो अगर अनेक हल हैं इसके, इसका मतलब इसका a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। बराबर तो है ना, क्योंकि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो हमें a और b की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। ठीक, कैसे जरा समझो। पहले तो आप एक काम कर, देखो इसको इधर ले आओ तो आपको c1 c2 मिल जाएगा। वैसे देखो करने के लिए यहां से भी c1 और c2 निकाल देते हैं, इसको c1 मान लो, उसको c2 मान लो, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, इसको इधर ले आना अच्छा रहता है। देखो जरा, ये होगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे ही आपका ये वाला a माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और x प्लस a प्लस बी y इज इक्वल टू 3a प्लस, सॉरी इसको इधर ले आओगे ना, तो इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3a माइनस में b और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आप समझना जरा, a1 b1 c2 आप छाट सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, वैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशो निकाला ना, यहां भी डायरेक्ट रेशो निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सहूलियत के लिए चाहो तो अलग से मान भी छाट सकते हो। कहने के लिए मैं कह दूं कि a1 क्या है, तो a1 है 2, b1 क्या है, तो b1 है 3, और c1 क्या है, तो c1 है माइनस का 7। ऐसे ही आप छाट लो। a2 क्या है, इधर ही छाट लो। a2 क्या है, तो a2 है आपका a माइनस बी। देखो a2 का मतलब सिर्फ यही है ना कि दूसरी इक्वेशन में x के साथ वाला कोफिशिएंट, तो x के साथ गुणा क्या है, यही तो है। तो जो भी x के साथ होगा वही मेरा a2 होगा, और यहां पर जो y के साथ होगा वो मेरा b2 होगा, मतलब कि a प्लस बी होगा, और c2 क्या होगा, तो पूरा ही होगा। तो आपका c2 है माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। अब जब ये छट गए तो मुझे क्या दिया हुआ है कि अब लिखोगे कि सिंस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सिंस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कहने का मतलब कि चूंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर अनेक हल है तो इसका मतलब यही तो है कि a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 इज इक्वल टू होगा c1/c2। इसका मतलब यही तो है कि b1/b2 और इज इक्वल टू होगा c1/c2 के। इसका और कोई मतलब होता है, तो यही मतलब है इसका, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अब इनकी वैल्यू भर दो a1 b2 और इन सब की, तो a1 क्या है आपका 2, देखो a1 है 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, मान भर रहा हूं सिर्फ a2 का a माइनस बी है, ऐसे b1 का 3 अपॉन b2 का क्या है a प्लस बी। अब ऐसे ही देखो c1 क्या है, c1 है आपका ये रहा माइनस का 7 अपॉन c2 क्या है माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। अब देखो जरा, यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ना, देखो आपको करना क्या है, देखो डायरेक्ट नहीं निकलेगी। मान लो मैं अगर इसको इसके इक्वल करता हूं तो भी a या b किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी, और इसको इसके इक्वल करता हूं तो भी निकलेगी। और आपको तो फिर करना क्या है, तो आपको क्या करना है कि दोनों को आपस में इक्वल करना है। एक बार इसको इक्वल कर दिया हो गया, और एक बार इसको इसके इक्वल कर दो या इसको इसके इक्वल कर दो, मतलब किन्हीं दो को 2 बार इक्वल करके हमें 2 इक्वेशन बना लेनी है। कैसे, अभी करता हूं देखो। पहले मान लो इसको और इसको इक्वल मानते हैं आप, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू है 3 अपॉन a प्लस बी। बात समझ में आ रही है, ये दोनों इक्वल लिख दिए मैंने, 3 अपॉन a प्लस बी। अब इससे क्या होगा जरा समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2a जमा 2b, 3 की इससे होगी तो 3a माइनस 3b। अब एक बात समझो, क्या करेंगे हम, a और b को इधर ले आए, तो ले आओ a और b को इधर, तो आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 मेथड लग सकते हैं, याद रखना, सिंपल सा दिमाग लगाओ ना यहाँ पे, तो 2 मेथड लग सकते हैं। या तो आप दो इक्वेशन बनाओ और आप एलिमिनेशन मेथड से करो, विलोपन विधि से करो, या फिर एक और तरीका है, देखो यहाँ पे देखो a वाला इधर कर दो, b वाला उधर कर दो, या b वाला इधर a वाला उधर। समझो जरा, 2a में सीधा जाके घटेगा ये के, तो 2a माइनस 3 है, और ये माइनस 3b में उधर जाके ये माइनस 2b हो जाएगा, तो माइनस का a बराबर माइनस 5b, तो a की वैल्यू क्या आई 5b। अब देखना इससे क्या होगा, a की वैल्यू 5b होगी मान लो, क्योंकि देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है ना आपको, वहां से हमें किसी एक चर की वैल्यू दूसरे चर में निकालनी होती थी, मतलब x बराबर 2 प्लस 3y ऐसे कुछ निकालना होता था। तो यहाँ पर a बराबर 5b आ गया। अब a बराबर 5b आ गया, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तब अगली इक्वेशन बनेगी क्या,
इसको इसके इक्वल कर दिया। अब अगला काम, या तो आप इसको इसके इक्वल कर दो या इसको इसके इक्वल कर दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। तो मान लो मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूं, क्या 3/a प्लस बी इक्वल टू क्या माइनस का 7/-3a माइनस बी प्लस 2 इक्वल कर दिया। अब यहां पर देखो आराम से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? तो जहां जहां a है वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, a की वैल्यू क्या है 5b, तो a की वैल्यू आप 5 भी लिख दो, तो ये 3/5b प्लस b। बात आई समझ में? a की जगह 5 भी लिख दिया। -7/-3 इंटू 5b, ऐसे ही माइनस का b है ही, देखो a की जगह 5 भी लिखेंगे, बाकी तो b वाला b में ही रहेगा। ये 3/6 भी आ गया बराबर -7/3 बचे माइनस का 15 भी, और माइनस में एक और भी हो गया आपका, और प्लस में 2 है ही। अब देखो जरा 3/6b बराबर -7/, ध्यान देना -15 और माइनस का 1 माइनस का 16 भी, और प्लस का 2। थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन, लेकिन सोल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, यहां से b की वैल्यू निकालोगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं इसे मिटा देता हूं, आप लिख लेना पहले इसे, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। अब देखो जरा आगे इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लाई? तो देखो 6 माइनस का 42b इज इक्वल टू 3 की गुणा होगी -48b प्लस 3 दूनी 6। अब एक बात सोचो, इसको इधर ले आए -42b प्लस 48b इज इक्वल टू, ये b है ध्यान देना जरा, -42b और 48b इज इक्वल टू 6। यहां बचा आपका 6b इज इक्वल टू 6। तो यहां से जब आप b का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6/6 मतलब 1 आ गया b की वैल्यू। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन 3 में, तो आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन 3, b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो a बराबर हो जाएगा, b की जगह आप रख दोगे 1, तो 5 एकम 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो दोनों वैल्यू निकल गई आपकी a और b की। यही तो मेरे से पूछी थी, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है, लेकिन इजी है। करना क्या आपको, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 छाट के उन तीनों का रेशो इक्वल करना है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपको एक बार इसको इक्वल करना है, एक बार इसको इक्वल करना है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने a की वैल्यू 5 भी निकाल दी। एक तरीका और क्या था, समझो जरा, कि आप इसको यहाँ सोल्व नहीं करते, मतलब a बराबर 5 भी नहीं लाते, ये क्या करते हैं सबको इधर ले आते। इसको समझो जरा, अगर मैं इसको इधर ले आता दोनों को, तो 2a प्लस 2 भी तो इधर था ही, माइनस का 3 है और माइनस का प्लस का 3 भी हो जाता, तो ये होता आपका -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनती। ऐसी एक इक्वेशन और फिर नीचे बन जाती। उन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते, लेकिन फिर वो और भी मुश्किल हो जाता, मतलब मुश्किल तो क्या, थोड़ा और लंबा खींच सकता। तो इससे बढ़िया आपने यहाँ पे डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल दी 5b, उसके बाद इसमें a की वैल्यू भरी तो b की आ गई, और b की दोबारा आते यहाँ पर भर दी मैंने 3 में, तो a की आ गई। a और b की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। मतलब किस, जैसे उसमें a और b की वैल्यू पूछी थी, यहां पर पूछा है k की क्या वैल्यू होगी जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो अब सिंपल देखो, जैसे वो किया ना वैसे ये भी करेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कोई हल कब नहीं होता है, नो सॉल्यूशंस कब आते हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, तभी तो लाइन पैरेलल होती है और सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही है लाइन कटे, और लाइन कटेगी तो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब पैरेलल लाइन हो। और पैरेलल लाइन कब होती है, समांतर रेखाएं, जब आपका लास्ट वाला बराबर ना हो, शुरू वाले दोनों रेशो बराबर हो। पता है ना आपको। पहले तो a1 और वो छाट लेते हैं आपका a1 a2 b2। देखो जरा, मैंने क्या कहा, आप डायरेक्ट इसको लिख देना, मान लो कि a1 इसको, b1 इसको और c1 इस एक को, तो गलत नहीं होगा, वो आंसर आपका फिर भी सेम आएगा। लेकिन आप इसको इधर लाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है ना, ये आपका समझ रहे हो बात को। देखो आपकी मर्जी, जैसे मान लो कि मैं इसको इधर लाके नहीं भी करता हूं ना, a1 इसको मानता हूं, b1 इसको मानता हूं, c1 इसको मानता हूं, तो भी गलत नहीं है। दोनों में से कोई भी आप तरीका कर सकते हो। ठीक, मान लो मैं आपकी बार ऐसे ही कर देता हूं। a1 क्या है मेरा, छाटते हैं, a1 है 3, b1 है 1 और c1 है 1। मैं इधर नहीं लाया, आपकी बार उधर ही लाइन देता हूं। लेकिन बस ध्यान देना कि दोनों बराबर के उधर हो या दोनों बराबर के इधर हो। ऐसा ना हो कि एक तो इधर हो और एक उधर हो और फिर भी आप लिखे जा रहे हो। दोनों में एक ही चीज होनी चाहिए। कहने का मतलब इधर है बराबर के राइट में है तो ये भी बराबर के राइट में हो, तब कोई दिक्कत नहीं। आप इसको c1 डायरेक्ट लिख सकते हो, इधर लाने की जरूरत नहीं होती है। ला दोगे तो और अच्छा है। a2 क्या है,
तो 2 इंटू के माइनस वन, ये 2 है आपका, B2 के माइनस वन, ऐसे ही आपका C2 कहां गया, ये रहा आपका 2 के प्लस वन। अब एक बात समझना, आप फिर वैसे ही लिखोगे कि सिंस इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब चूंकि इसका कोई हल नहीं है, चूंकि इसका कोई हल नहीं है, तो अगर कोई भी हल नहीं है बच्चों, तो कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या है कि A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तभी तो कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन का यही तो केस बनता है पैरेलल लाइन का। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू भरते हैं सबकी। देखो A1 क्या है आपका 3, A2 क्या है, तो 2 इंटू में K माइनस वन इज इक्वल टू B1 क्या है आपका 1, B2 क्या है K माइनस वन, ऐसे C1 अपन C2 भर, तो C1 क्या है 1 और C2 2K प्लस वन। अब देखो एक बात याद रखना, ये तो इक्वल ही नहीं है ना, तो जब ये इसके इक्वल है ही नहीं तो इसको तो हम यूज भी नहीं कर सकते। आप बात समझ रहे हो। अब देखो अगर ऐसे है ना कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तब तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं कह दूं बराबर नहीं है ना, तब आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू के लिए बराबर नहीं हो गए। कहने का मतलब है थोड़ा दिमाग लगाओ, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 भरता हूं तो ये 5 के बराबर हो जाएगा, तो बराबर के केस में तो आसान है, लेकिन बराबर नहीं है तो क्या, x की कोई भी वैल्यू भर दो 2 छोड़ के, ये बराबर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बराबर नहीं वाला तो कॉन्सेप्ट मैं फॉलो कर ही नहीं सकता। बराबर नहीं वाला अगर इक्वेशन फॉलो करता हूं, इक्वेशन तो है ही नहीं, मतलब ये बराबर है नहीं तो इक्वेशन कैसे होगी, तो इससे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप किससे वैल्यू निकालोगे, तो आप वैल्यू निकालोगे इन दोनों से सिर्फ, तो इन दोनों से आराम से निकल जाएगी वैल्यू। कैसे, इसको मैं इधर इक्वल लिखता हूं, दोबारा से इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, 3 अपॉन 2 इंटू के माइनस वन, तो ये है इज इक्वल टू है 1 अपॉन के माइनस वन। सिंपल। अब देखो जरा कैसे होगा, तो पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 की इससे करोगे तो 3 के माइनस 3, 1 की जब इससे करोगे तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, कैसा 2 इंटू के माइनस वन, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अब देखो ये तो 3 के माइनस 3 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 के माइनस 2, इधर आएगा के तो 3 के माइनस 2 के, ये माइनस 2 था 3 उधर जाएगा तो प्लस, तो ये एक बचा यहां पर k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके 1, तो k की वैल्यू 1 है, जिसके लिए इसके नो सॉल्यूशंस हैं। तो ये तो हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है ना, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 इक्वेशन दी है आपको, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल करना है। देखो आती आपको दोनों विधि, आप सोल्व कर लेना, वो तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है उसका। अब फिर लास्ट में पूछा भी है, नहीं पूछा नहीं है इसमें नहीं पूछा, पिछले में पूछा था कि कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है आपके लिए ज्यादा, तो हो जाएंगे 3 क्वेश्चन आपके।